हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओमचंद मद्धेसिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, आज है 18 अप्रैल और मैं आपके साथ करने जा रहा हूं डेली करंट अफेयर का डिस्कशन। दोस्तों, फास्ट करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर दो सेशन में लेकर के आता हूं डेली न्यूज का। आपको अगर आपके पास टाइम हो तो आप डेली करंट अफेयर के सेशन में क्या होता है कि मैं डीपली डिस्कशन करता हूं हर न्यूज के स्टैटिक पार्ट को भी ले करके दोस्तों, और इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करता हूं, प्रत्येक न्यूज से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चनों को बताता हूं। अगर आपके पास मान लीजिए टाइम नहीं है तो आप फास्ट करंट अफेयर भी देख सकते हैं, और वह 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है जिसमें टोटल सभी न्यूज को डिस्कस कर दिया जाता है मात्र 15 मिनट में ही। तो अगर दोस्तों आपके पास टाइम हो और आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपका स्टैटिक पार्ट जो होगा वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा अगर मेरे इस वीडियो को यानी डेली करंट अफेयर के वीडियो को डेली देखते हैं तो। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप पेशेंस के साथ इसको देखेंगे तो और बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको देखने, आपको यह पढ़ने में, क्योंकि मैं हर पार्ट को डिस्कस करता हूँ और मैप के साथ में सभी कुछ दिखाता हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर का पहला न्यूज है दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए संगरोध सुविधा का मतलब होता है दोस्तों ना क्वारंटाइन होता है संगरोध सुविधा। इसके बारे में आपको हम बताते हैं, एक मिनट। संगरोध सुविधा का मतलब है क्वारंटाइन फैसिलिटी। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है कि इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जिसमें जानवरों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी तक आप आदमियों के क्वारंटाइन के बारे में सुना होगा, अब जानवरों को भी किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जानते हैं आप, कम से कम यहाँ पर 40 कैमरे अतिरिक्त लगा दिए गए। 200-250 कैमरे पहले ही थे, अब 40 कैमरे और अतिरिक्त लगा दिए गए हैं और जानवरों की निगरानी हमेशा की जा रही है, प्रत्येक जानवरों की। यहाँ पर लगभग 250 से अधिक यहाँ पर जो कि टाइगर्स वगैरह हैं उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, यह यहाँ पर भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। ठीक है, और ये मुहिम देखिएगा, ये पुराना पार्क है और ये 1936 से लुप्त प्राय बंगाल के बाघों की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यानी पहले इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। बाद में इसको बदल करके क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट क्यों रखा गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो थे यह जिम कॉर्बेट जी थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस पार्क को स्थापित करने में, इसलिए इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थिति को अगर देखा जाए तो यह कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड कहाँ पर है, देखिएगा ये है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर जाइएगा, ये देखिएगा ये रहा हमारा उत्तराखंड। यह उत्तराखंड है और उत्तराखंड में ये जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ना पेड़, यह है कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थिति को दिखाता है। यहाँ बगल में यह नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अभी हाल ही में एक न्यूज में चर्चा में रहा, यहाँ पर ब्लैक सी है, काला रिवर है, एक ब्लैक रिवर है या काला सागर के नाम से उसे जाना जाता है, यहाँ पर काला पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर उस नदी को लेकर के विवाद रहा, क्योंकि वह रिवर जो है ना वह इसमें दिखाया जा रहा है, क्या कहते हैं, भारत में इस बार का जो मैप आया है, नया मैप भारत का, उसमें इस रिवर को उत्तराखंड का हिस्सा दिखाया जा रहा है। लेकिन हालांकि वह क्या है, नेपाल कहता है कि वह हमारा हिस्सा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा विवाद बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और पूरे भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं मैंने सबको यहाँ पर डिस्कस कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह है जम्मू कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क है दोस्तों। यह हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो यहाँ पर स्थित है इस जगह पर। और बाकी आप सारे नेशनल पार्कों को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। और अगले न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं क्या चीज़, इसकी स्थापना कब हुई थी,
नवंबर 2000 9 नवंबर 2000 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी दोस्तों। 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको एक फैक्ट इसमें बता दूं कि यहाँ पर 2006 तक लगभग इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? 2006 तक लगभग उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 2006 के बाद इसके नाम को बदल दिया गया और क्या नाम रख दिया गया? उत्तराखंड नाम रख दिया गया इसका। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों इसकी राजधानियां हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में इसकी राजधानी गैरसैंण होती है और देहरादून कब होता है? शीत ऋतु के समय में होता है दोस्तों। ठीक है। उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क को याद करने का एक ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ। वो ट्रिक क्या है? यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। अब देखिएगा, यूके से उत्तराखंड हो जाएगा फ्रेंड्स, राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा और गोविंद से यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है। और गोविंद से गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क हो जाएगा। नंदा देवी से यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क हो जाएगा। गंगा से गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा। वैली से वैली ऑफ फ्लावर, देखिए ये सब वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर है। देखिए इसी के जस्ट ऊपर, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड में ही होगा। और उसके बाद क्या है दोस्तों कि जिम से क्या याद रखेंगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? क्रिक किंगडम है क्या चीज़ दोस्तों? क्रिक किंगडम है क्या चीज़, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया, रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। हालांकि ये क्रिक किंगडम क्या है इसके बारे में जानते हैं, यह रोहित शर्मा का पिक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख करके लाया हूँ, आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। देखिएगा क्या है कि भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। यानी कि ये जो एकेडमी है दोस्तों कहाँ पर है? दुबई में स्थित है। कौन सी एकेडमी? क्रिक किंगडम एकेडमी। वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। और इनके बारे में बता दूँ, ये ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे। वहाँ पर जो है कि लगभग 18 साल तक के लोगों का उसमें क्या सेलेक्ट किया जाता है, क्रिकेट वहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उसी के एकेडमी के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ये लोगों को ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन ये सिखाने वाले हैं वहाँ पर क्रिकेट। और जब यह कोरोना वायरस का कहर समाप्त हो जाएगा तब ये स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के कारण विश्व के लगभग सभी खेल टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में एकेडमी वायरल खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएगी। इस प्लेटफॉर्म पर कई स्टूडेंट, कोच, एकेडमी और अन्य संस्थाएं जुड़ सकती हैं। इस एकेडमी में मुंबई के मध्यम तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी मेंटर हैं। मेंटर का मतलब इनको मेंटर दिया गया है, उस प्रकार का एक उपाधि होता है। ठीक है, एक पद होता है। रोहित ने 32 टेस्ट में, देखिए इनके बारे में ये जी, 32 टेस्ट मैच खेले हैं रोहित जी। इसमें 2141 रन इन्होंने मारा है। 224 वनडे में यहाँ पर 91-15 9115 और 108 T20 में 2773 रन बनाए हैं इन्होंने। ठीक है दोस्तों, 224 वनडे खेला है मैच जिसमें 9115 बनाए हैं। और ये वनडे में दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। यानी यह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा जी पहले बल्लेबाज हैं दुनिया के। ठीक है। तो एकेडमी ने रोहित के हवाले से कहा कि क्रिक किंगडम खेल के महान खिलाड़ी तैयार करने वाले पारंपरिक विधियों को आधुनिक वैज्ञानिक ट्रेनिंग पद्धतियों के साथ मिलाना चाहता है। क्रिक किंगडम, उनका विजन दूरदर्शी है। वे हर एक पहल को पेशेवर और ढांचागत बनाना चाहते हैं। रोहित का नाम एकेडमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। यह देखिएगा, ये क्रिक किंगडम के द्वारा कहा गया है कि हम जो हैं कि वह क्या चाहते हैं कि हम आधुनिक वैज्ञानिक ट्रेनिंग पद्धति को अपनाना चाहते हैं, ताकि इससे खिलाड़ियों को या भविष्य में जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनके लिए यह फ़ायदेमंद रहे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा न्यूज। और क्रिक किंगडम कहाँ की वह है एकेडमी? दुबई की एकेडमी है दोस्तों। यह है रोहित शर्मा जी, जिनके बारे में यहाँ पर इनका फोटो लगाया गया है। और यह है जो कि क्रिक किंगडम का लोगो, यहाँ पर देख सकते हैं, यह लोगो क्रिक किंगडम का।
अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त अजय महाजन जी को किया गया है दोस्तों। किसके रूप में? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आइए समझते हैं कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्या चीज़ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ अजय महाजन जी को नियुक्त किया गया है। एक मिनट, ये है अजय महाजन जी दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, इसके बारे में कुछ तथ्य लिखा हुआ है, समझते हैं क्या चीज़ है। क्रेडिट रेटिंग जारीकर्ता या साधन की संदर्भित साख योग्यता के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त निकाय का सुविज्ञ मत या अनुमान है। क्या है यार, समझ में नहीं आया। आप बोलेंगे क्या सर, ये क्या इतना कठिन कठिन शब्द लेकर के आए हो, समझ में ही नहीं आता है। आइए मैं समझाता हूँ ये है क्या चीज़। इसका सरल अर्थ है दोस्तों कि ये क्या है कि यह ऋण साधन पर ब्याज और मूलधन के समयबद्ध भुगतान से जुड़े जोखिम के सापेक्ष स्तर पर कार्य करता है। अब कहेंगे सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैं समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसका क्या काम है दोस्तों? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मान लीजिए यह कोई देश है, ठीक है, कोई देश की स्थिति क्या है इस समय, उसमें उसको ब्याज देने लायक है कि नहीं देने लायक है, या इस देश में जीडीपी ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, यह देश डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, यह सब स्थिति का पता कौन लगाता है? यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लगाती है दोस्तों। इसके अनुसार क्या होता है देखिएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर AAA, BBB, CA, CCC, CD आदि वर्गों में रेटिंग दी जाती है। और इस रेटिंग के अनुसार तद देश की बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर उधार लेने वालों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह देखा जाता है कि यह देश ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह यहाँ इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं करने लायक है। यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का काम होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बता दें हम कि CRA सामान्यतः विभिन्न मापदंडों के आधार पर, CRA का मतलब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि कंपनी और देशों को अनुरूप अलग अलग होती है। जैसे कि विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेटिंग यह देता है। ठीक है, यह कंपनियों का भी रेटिंग देता है, यह बताता है कि यह कंपनी ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, और देशों के लिए भी बताता है कि यह देश आगे ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि IFM ने यहाँ पर दिया हुआ है रेटिंग को, उसी तरह से यह भी रेटिंग देता है और बताता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं करने लायक है, या ब्याज वहाँ पर देने लायक है कि नहीं देने लायक है। जैसे कि आप जानते होंगे हमारा देश है भारत, अगर हमारे देश भारत में कोई भी आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो क्या होता है, इसको ब्याज लेना पड़ता है। किससे ब्याज लेना पड़ता है? जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है उन देशों से ब्याज लेना पड़ता है। तो क्या हुए देश फ्री में देते हैं ब्याज पैसा? नहीं दोस्तों, वह ब्याज लेते हैं उस पर। तो वह बताया जाता, देखिए इसमें ग्रोथ के अनुसार कि इस देश का ग्रोथ क्या है उसके अनुसार ब्याज की दर को तय किया जाता है कि इस देश में ब्याज किस दर पर देने लायक है, यह देश कितना समय लगाएगा मुझे चुकता करने में, ये नियम होता है दोस्तों। तो भारत को मान लीजिए इस समय भारत की स्थिति जो थोड़ा सही है, तो भारत को जो है ब्याज थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है, 1 से 2% के रेट पे मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ देशों की स्थिति बहुत ही नाजुक होती है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चीन इसको ब्याज देता है तो, लेकिन ब्याज देता है तो बहुत ही हाई रेट पर ब्याज देता है, क्योंकि वहाँ की जो GDP है और वहाँ की जो रेटिंग है वह बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो इस रेटिंग के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है कि किस देश को किस रेट पर ब्याज दिया जाएगा, यह रेटिंग एजेंसियां तय करती हैं। अब आपको बताते हैं इस मूल्यांकन पर। देखिए मैंने जो बताया वो चीज़ आपको यहाँ पर वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है भी, उधार लेने वाले की आर्थिक स्थिति कैसी है और उसकी उधार लौटाने की क्षमता कितनी है। अच्छी रेटिंग का अर्थ है कि कम ब्याज, आसानी से कर्ज, और खराब रेटिंग का मतलब है ऊंची दरों पर और वो भी मुश्किल से कर्ज। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानना दोस्तों। इस समय रेटिंग की दुनिया में 3 बड़े नाम है। कौन कौन से बड़े नाम दोस्तों, ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच। इसके बारे में मैं अपने GS यानी कि डेली करंट अफेयर में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ये स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या है, मूडीज क्या है, फिच क्या है। ठीक है, इसके बारे में आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लीजिए। हालांकि ये क्रेडिट रेटिंग के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आगे फिर से अगर आएगा तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा, नहीं तो आप पीछे वाले जा कर के पीछे किसी
उसमें वीडियो में देख सकते हैं आप डेली करंट अफेयर के। देखिए डेली करंट अफेयर का जो सेशन है ना, अगर आपका पीछे वाला छूट गया तो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। हालांकि उसमें न्यूज से रिलेटेड ही होता है डेली के, पर डेली के न्यूज से रिलेटेड सारे स्टैटिक पार्ट को मैं डिस्कस किया हूँ। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो न्यूज़ देता है ना, डेली का न्यूज़ जो होता है वह काम उसका क्या है पता है आपको? डेली के न्यूज़ का काम यह होता है कि उसी से रिलेटेड पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वह हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, इसी करंट से रिलेटेड ही कोरिलेट करके पूछा जाता है। इसीलिए इसको आपको करंट को डेली डीपली में अध्ययन करना चाहिए दोस्तों। ये आप कुछ दोस्त होते हैं ना, जल्दीबाजी के चक्कर में यार लाओ हम बाकी इतिहास भूगोल रट लेंगे और लाओ इसको जल्दी पढ़ लेते हैं, वही सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। आपको पता है करंट आप 10 से 15 मिनट के सेशन वाला देखोगे ना, तो उसमें आपको करंट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उस करंट को बढ़िया से समझने के लिए डीपली अध्ययन करना होगा, ताकि वो करंट आपका ना भूले, तभी आप समझ पाओगे। तो देखिए जगह मैं फास्ट करंट अफेयर का सेशन इसीलिए लेकर के आया हूँ कि कुछ लोग कई बार कमेंट किए सर आप लंबा बहुत बड़ा वीडियो डालते हैं, तो उनके लिए मैं फास्ट करंट अफेयर का भी सेशन लेकर के आता हूँ, आप उस पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पर समझते हैं। तो दुनिया के 3 बड़े नाम हैं कौन? स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच हैं। लगभग 95% बाजार पर इनका कब्जा है दोस्तों। विश्व के 95% बाजार पर इनका कब्जा है। किसका? स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज और फिच पर। ठीक है, ये एजेंसियां विस्तारवादी विवरण का उपयोग करती है। विस्तारवादी का मतलब ये पूरे विस्तार से सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है, समझाती है। ठीक है दोस्तों, और हर चीज़ों का नॉलेज इनके पास में होता है। अगले न्यूज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, IFM इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या चीज़? भविष्यवाणी इसने किया है। देखिए फिर से एक आ गया, वो तो रेटिंग एजेंसी था, यहाँ IFM आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया यहाँ पर। इसने भविष्यवाणी क्या कर दी कि 2020 में जो है भारत के लिए विकास दर कितनी है। भारत के लिए विकास दर दोस्तों, इसने बताया कि भारत के लिए जो विकास दर है ना 1.9% होने वाली है। आपको बता दें कि IFM जो है, IFM के द्वारा, IFM किसकी संस्था है दोस्तों? यह UN की एक संस्था है ये भी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IFM, यह एक मिनट, IFM जो है, अब इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि इसने ये कहा है कि 2020 में जो है ना वह रहेगा 1.9% क्या भारत का विकास दर। लेकिन 2021 में क्या हो जाएगा, यहीं पर 2021 अगर कर दिया जाए, 2021 में जो इसका विकास दर है भारत का, इसने कहा 7.1% हो जाएगा। सोचिए हम लोग कितना तेजी से विकास कर लेंगे, फिर से उसी स्थिति पे आ जाएंगे। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना है तो कोरोना से लड़ना है, फिर बाद में मिल करके यार विकास की दर को भी तो बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी हमें मिल करके कोरोना को हराना है, उसके बाद विकास करना तो हमारे हाथों में है। लोगों के अंदर जज्बा भर गया है, यानी इतने दिन से यार परेशान है, काम करना। और एक बैग अगर लॉकडाउन खुलेगा ना तो काम पे भगेंगे और एक बैग GDP हमारा ग्रोथ करेगा। टेंशन ना लीजिए। यहाँ के लोग बहुत ही, भारत के लोग जो होते हैं ना, बहुत ही उत्सुक होते हैं काम के प्रति, तो वह काम अपना जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हम समझते हैं क्या चीज़ है, या इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। आइए इसके इतिहास को भी जान लेते हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ था, इसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। बात यह है ना, 1944 में क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था ना, तब की यह बात है। ठीक है, तब की यह बात है कि जब यहाँ पर जब वित्तीय स्थिरता बढ़ गई, स्थिरता यानी आ गई थी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, समस्या आ गया था विश्व में गरीबी आ गया था। उस समय जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था तो बड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा था देशों में। तो उस समय क्या हुआ था ना कि 29 सदस्य देश मिल करके इस IMF का गठन किए थे। ठीक है, यह जो देखिएगा यहाँ पर वित्तीय स्थिरता, इसका काम क्या हो जाता है IMF का कि वित्तीय स्थिरता, सभी देशों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना और उनसे संबंधित समस्याओं का निदान करना, किसी भी देश के अर्थशास्त्र को बढ़ावा देना, विश्व में गरीबी की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करना ही IMF के सदस्य का काम होता है। इन्हीं का यह उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक है, IMF के सदस्यों का।
यानी कि यहाँ पर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रबंध निदेशक वो क्रिस्टीन लेगार्ड जी हैं, जो कि जर्मनी के हैं। और इस समय जो है 186 सदस्य देश हैं। आपको मैं बता दूं ये 186 से बढ़ करके यहाँ पर 89 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर एडिट नहीं किया गया है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये कर लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा 189। ठीक है, यहाँ पर 189 सदस्य हैं, देश हैं IMF के इस समय। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, यह वर्ल्ड मैप में ग्रीन कलर से जितने भी देश हैं वो सब IMF के हिस्सा हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और यहाँ पर बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में इसको समझाया गया है यहाँ पर दोस्तों। जो IMF था ना, यह ब्रेटन वुड सम्मेलन का नतीजा था। ब्रेटन वुड सम्मेलन ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ये इस सम्मेलन के द्वारा क्या हुआ था। दोस्तों जब ये सम्मेलन हुआ था ना, इस सम्मेलन के कारण 4 महत्वपूर्ण संस्था का जन्म हुआ था। ये ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, क्यों था पता है आपको? जब यहाँ पर वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में पूरे विश्व का जो है अर्थव्यवस्था दोबारा से सुसंगठित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था दोस्तों। और उस सम्मेलन में जो आया था कि ब्रेटन वुड सम्मेलन, एक सम्मेलन, उस सम्मेलन का नाम ब्रेटन वुड सम्मेलन रखा गया था। ठीक है दोस्तों, उस सम्मेलन के द्वारा यह किया गया था कि पूरे विश्व में फिर से ये सभी लोगों ने मिलकर के ये कस्में खाई कि अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और जितने भी विजयी देश थे, यानी जो जीत चुके थे देश, उन्होंने यह कस्में खाई कि अब हम कभी किसी पर भी वार नहीं करेंगे या लड़ाई नहीं होगी अब। ठीक है, तो वहाँ पर समझौता हुआ सभी देशों के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें यहाँ इन्होंने मिल करके एक 4 महत्वपूर्ण संस्थानों का जन्म दिया। और वो जन्म कौन कौन से संस्थान का हुआ? एक IMF का हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जो बड़े बड़े देश थे, वह जो गरीब देश थे, यानी कि जो आर्थिक स्थिति जिनकी लड़ाई की वजह से कमज़ोर हो गई थी, उनको उन्होंने फंड देना स्टार्ट किया ताकि इनकी भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और ये भी आगे बढ़ें। तो इस IMF का ये काम था। और उसके बाद एक और संस्था आकर निकल करके आई थी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भी आई थी। ठीक है दोस्तों, और सन 1995 में यह विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पर देखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक भी आया था निकल करके। 1995 में इसी को ही WTO कहा जाने लगा। वो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाने लगा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी एक आया था। इसके द्वारा क्या था कि अगर आपके देश का मान लीजिए कोई मुद्रा है, तो आप उसको एक्सचेंज करा सकते हैं किसमें? इन देशों के, जो कि यहाँ पर देखिएगा, जो देश यहाँ पर है, जो पैसा यहाँ का वह बनाया गया था कि इसके कौन कौन से पैसे यहाँ पर लागू होंगे, यानी कि IMF में कौन कौन सा पैसा लागू होगा, मुद्रा यहाँ पर कौन कौन सा आधिकारिक मुद्रा है, उसके अनुसार आप बदल सकते थे पैसे को। यहाँ पर देखिएगा, जो आधिकारिक मुद्रा था ना यहाँ पर दोस्तों, वो 5 प्रकार की मुद्रा, US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और चीनी युआन, ये और जापानी येन। देखिएगा, इन मुद्राओं को ही 5 मुद्राओं को द्वारा दर्शाया गया है, यानी इन्हीं का ही अधिकार था इस IMF पे, अभी भी इन्हीं का ही अधिकार है, यानी इसी में ही, इस मुद्रा में ही वहाँ पर सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, यानी अगर आपके देश का मुद्रा, मान लीजिए हमारे देश का मुद्रा रुपीज़ है, तो रुपीज़ IMF का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम रुपए को जा करके वहाँ जमा तो करेंगे, लेकिन वो एक्सचेंज करेंगे, यानी कि आपको वहाँ पर पैसा जमा करेंगे आप ले जा करके, तो वह आपको उसके बदले में क्या करेंगे, आप डॉलर लेना चाहते हैं डॉलर लीजिए, या जो भी राशि लेना चाहते हैं वहाँ पर ले सकते हैं। और उसके द्वारा आप विश्व में, यानी किसी के साथ भी क्रय विक्रय, यानी कि क्या कहते हैं, आयात और निर्यात कर सकते हैं। क्योंकि आयात निर्यात के लिए हमें डॉलर की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो डॉलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर जा करके एक्सचेंज करना होगा। ठीक है, एक विश्व बैंक भी इसी प्रकार की संस्था है जहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज हम कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, 1970 तक ये चला था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, 1970 में यह बंद हो गया था। और IMF की आधिकारिक, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, चीनी है, स्पेनिश है और अरबी की भाषा यहाँ का जो कि है आधिकारिक भाषा है। ठीक है, और आधिकारिक मुद्रा मैंने बता दिया कि कौन कौन सी आधिकारिक मुद्रा है।
यहाँ पर देख लीजिएगा आधिकारिक मुद्रा कौन कौन सा, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, चीनी युआन और जापानी येन है। ठीक है, देखिएगा यहाँ मॉनेटरी फंड का कोटा और वोट करने का अधिकार कैसा होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और वह आईएमएफ में कितनी रकम जमा कर पाता है, इसके बारे में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। देखिए आईएमएफ यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को निश्चित कैसे किया जाता है, आप जानते हैं, वो व्यक्ति आईएफएम में जितना पैसा जमा करेगा, अगर ज़्यादा पैसा जमा करता है तो इसका मतलब उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, मजबूत है। अगर कम पैसा जमा करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ा कमज़ोर है। ये चीज़ निश्चित किया जाता है, तो इसी आधार पर सदस्य देशों का कोटा निश्चित किया जाता है। इस कोटा के आधार पर इस सदस्यों को वोट करने का अधिकार दिया जाता है कि इन देशों को अधिकार वोट करने का अधिकार है और इन देशों को वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और विशेष आरक्षण अधिकार को समझ लेते हैं, जिसको हम एसडीआर बोलते हैं। ये बोला कई बार पूछा गया जाता है आईएमएफ का एसडीआर रूल क्या है, यानी राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है। देखिएगा यह परिशिष्ट, यह सप्लीमेंट्री विदेशी मुद्रा है, यानी एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग रूट्स, ये एक प्रकार सा मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, जो कि आईएमएफ के द्वारा रिजर्व धन के रूप में रखे हुए हैं, यानी प्रत्येक देशों के द्वारा दिया जाता है जब पैसा, इसमें तो रिजर्व करके रखा जाता है। यह एक करेंसी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अधिकार उन सदस्य देशों के पास है जिसके साथ मुद्रा का बदलाव करवाना है। यानी कि देखिएगा अगर आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एसडीआर का मतलब क्या होता है, एसडीआर किन किन मुद्राओं में लागू है, देखिएगा इन पांच प्रकार की मुद्राओं में आप एसडीआर करा सकते हैं। यानी कि आपका क्या काम है, इन्हीं 5 मुद्राओं को एसडीआर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि आप अपने देश की मुद्रा को उस एसडीआर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आराम से बैठ करके पढ़ भी सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाया गया है कि ये है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या चीज़ है, हाल ही में किसने 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार 2020 जीता है। अरब फ्रिक्शन पुरस्कार दोस्तों 2020 का अरब फ्रिक्शन पुरस्कार जीता गया है, किसके द्वारा, तो यदि जीता गया अब्देलवहाब आइसाउई के द्वारा। ये हैं अब्देलवहाब जी हैं, और इनका यह बुक है, यह बुक देखिएगा, ये बुकर पुरस्कार एक प्रकार से है, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार जिसका नाम है, यह एक प्रकार से बुकर पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, और ये देखिएगा यहाँ पर ये अल्जीरिया के लेखक है, कौन, ये जी, ये अब्देलवहाब जी अल्जीरिया के लेखक हैं। और यहाँ पर जो है होता है दोस्तों, यह 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड है, ये अरब देश के लिए दिया जाता है, अरब फिक्शन अवार्ड है। और यह पुरस्कार 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास स्पार्टन कोड के लिए दिया गया था। इनका उपन्यास है स्पार्टन कोड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पार्टन कोड। आई थिंक, मैं तो पढ़ पाता नहीं हूँ अरबी भाषा, अगर आप पढ़ पाते होंगे तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आई थिंक यह स्पार्टन कोड ही लिखा गया होगा, बस मैं गेस कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिएगा, यह उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि अल्जीरिया में हुए ऑटोमन और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत उन्हें 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। यह बात ध्यान रखिएगा, कौन सा पुरस्कार, ये पेपर में पूछ सकता है कि अरब देश का सबसे प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार कौन है, तो कौन है, अरब फिक्शन अवार्ड 2020 या अरब फिक्शन अवार्ड के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, यह पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है, जिसकी संस्कृत और पर्यटन विभाग अबू धाबी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था इससे रिलेटेड न्यूज का पूरा डिक्लेरेशन। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज है दोस्तों, कौन सा देश नवंबर 2020 में पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, मेरा प्यारा भारत करेगा। कौन, मेरा प्यारा भारत, बोलिए एक बार, मेरे प्यारे भारत की जय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज, वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है जिसे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में लॉन्च किया है।
ये प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद वो वाले प्रहलाद नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो कि क्या है, जो कि हैं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं दोस्तों। और इन्होंने एक वेबिनार सिंह, ये वेबिनार क्या है, वेबिनार तो ये बड़ा मतलब अलग नाम दिख रहा है। वेबिनार किसे कहते हैं दोस्तों, वेब पोर्टल को कहते हैं, यानी कोई भी काम वेब के द्वारा किया जाए या कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से उसे जोड़ दिया जाए तो उसी को ही कहा जाता है वेबिनार श्रृंखला, ठीक है। तो वेबिनार श्रृंखला के बारे में समझ गए आप, गलतफहमी दूर हुई, ठीक है। देखिएगा इन्होंने क्या है, देखो अपना देश का नाम से लॉन्च किया है। इसके अनुसार क्या किया जाएगा दोस्तों, इसके अनुसार जो होगा ना, आप आराम से घर बैठे बैठे ही पूरा देश देख सकते हैं, पूरा देश के हर, जैसे यहाँ पर जो वो पॉइंट होंगे, घूमने वाले जगह जो होंगे जितने भी, वहाँ पर क्या होगा, उसके फोटोज को यहाँ पर डाला जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर यह क्या, कौन है, यह है हमारे पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, ये प्रहलाद सिंह पटेल जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हाल ही में किस देश ने हार्पून एयर लॉन्च की गई एंटी शिप मिसाइलों और मार्क 54 लाइट वेटेड टारपीडो को भारत को बेचने की मंजूरी दी है दोस्तों। ये भारत को बेचने की मंजूरी किसने, अमेरिका ने दी है। इस समय देखिएगा अमेरिका से भारत का संबंध जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या है कि बहुत ज़्यादा सहयोग इस समय कर रहा है। आपको मैं बता दूं आपके न्यूज़ के लिए, इस समय अमेरिका और चीन में थोड़ा सा तू मैं का काम है, ठीक है। और तू मैं का काम है तो वो मेरे लिए, हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। जानते हैं कैसे, अमेरिका अगर मान लीजिए अमेरिका का दुश्मन हो गया चीन, ठीक है, तो दुश्मन के बगल का दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है एक प्रकार से। हम भी तो दुश्मन ही है ना, हमारे भी तो वो चीन दुश्मन ही है एक प्रकार से। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो अमेरिका हमारा क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में वो हमारे देश में अपनी कंपनियों को ला करके स्थापित करे या फिर अधिक से अधिक यहाँ पर काम करे, तो जिससे हमें क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फैक्ट था, आप समझ सकते हैं। आगे आइए अमेरिका के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की 5 ग्रेट लेक हैं दोस्तों, ये याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता, बहुत बार पेपर में, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर 5 लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये 4 लेक जो है ना, ये कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। किसके साथ, कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। ये हो गया इसका बॉर्डर, कनाडा के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो अकेला एक है लेक मिशिगन, ये वाला, ये लेक मिशिगन जो है वो संयुक्त रूप से कहाँ स्थित है, वो संयुक्त रूप से अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, अमेरिका में संयुक्त रूप से स्थित है। और बाकी सारे कहाँ पर है, कनाडा अमेरिका के हिस्से में है, यानी यहाँ से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पूछा जाता है कि अमेरिका की 5 ग्रेट झीलों में इनमें से कौन है, 5 नाम दे देगा कोई झील का और एक उसमें से गलत नाम दे देगा, उनमें से ही आपको चुनना होता है कि इसमें से कौन ग्रेट झील है अमेरिका की, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, आप थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये देखिएगा यूएस अमेरिका का यहाँ पर मैप है। अमेरिका ये रेड वाला और यहाँ ऊपर वाला, यहाँ पर अलास्का होता है, जो कि अलास्का को किनारे कर दिया गया, ये वाला भाग इधर चला गया, यहाँ यूएसए हो गया, ये भी अमेरिका का ही हिस्सा है, ठीक है। और बीच में ये वाला जो वाइट कलर का दिख रहा है ये कनाडा है, ठीक है दोस्तों। कनाडा, आप कहेंगे सर तब तो कनाडा बहुत बड़ा है, बात तो यह कनाडा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा ही है। यहाँ पर बहुत कम ही लोग रहते हैं दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, एक बात आपको बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये पनामा नहर है, पनामा नहर के बारे में कुछ बात अगर हम बता दें तो यहाँ पर देखिए कई बार पूछा गया है पनामा नहर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पनामा नहर जो है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है यहाँ पर, ठीक।
ये दो देशों को जोड़ने का काम करती है। किसको? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने का काम करती है। ये रहा साउथ अमेरिका, ये इधर रहा नॉर्थ अमेरिका। तो ये दोनों महाद्वीप हैं, दोनों साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों महाद्वीप है, दोनों महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर बीच से ऐसे निकल करके यहाँ पर देखिएगा, इसमें यहाँ पर आया है ये पनामा नहर, यहाँ पर जो इधर से जा करके इधर मिल जाता है, तो ये पनामा नहर है दोस्तों। ठीक है, पनामा नहर जो है वहां पर ये दोनों को जोड़ा है। और यहाँ पर एक चीज कहा जाता है पनामा नहर के बारे में कि आप विश्व का 25% लगभग व्यापार पनामा नहर से ही होकर के गुजरता है। ठीक है, पनामा नहर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। पनामा नहर किन महाद्वीपों को जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के बीच यातायात को सुगम किस नहर के जरिए बनाया गया? तो पनामा नहर के जरिए बनाया गया। विश्व का 25% व्यापार किस नहर से होता है? तो पनामा नहर से होता है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो मैकनेले अलास्का पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तरी अमेरिका का। यहाँ पर देखिएगा, ये मैकनेले अलास्का पर्वत है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तरी अमेरिका का, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6190 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर बता दें आपको, अमेरिका जो देश है ना, अमेरिका देश जिसको यूएसए कहा जाता है, वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, न कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में या दूसरे सब देश स्थित हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश स्थित है दोस्तों? अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्थित है। ठीक है यहाँ पे। और अपन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? मैकनेले अलास्का। मैकनेले अलास्का, यहाँ पर दो बार यह क्वेश्चन हो गया। और आपको बताते हैं, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। रेड इंडियन और निक्रो प्रजाति के लोग भी उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। यह कुछ फैक्ट था उत्तरी अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हाल में किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? कई प्रकार के मित्र पोर्टल लॉन्च हो रहे हैं, कोई अन्नपूर्णा तो कहीं कोई पूर्णा लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों। लॉन्च तो हो रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये क्या है, आम जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है सही से। यहाँ पर बीच में कुछ घुसपैठियाँ हैं, उन घुसपैठियों को हटाने के लिए हमें और आपको आगे आना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे नहीं आएंगे ना तो ये घुसपैठिए जो हैं वही खा करके खत्म कर देंगे, गरीबों तक ये मुहिम पहुंच ही नहीं पाएगी। सरकार हमारे लिए, देखिए सरकार की गलती इसमें नहीं होती है, हमारे लिए तो कई पोर्टल लॉन्च करती है, कई चीजें लॉन्च करती है, लेकिन ये पहुंच पाए तब तो आम नागरिकों तक ये पहुंच ही नहीं पाया जाता है, आम नागरिकों को ये जागरूक किया ही नहीं जाता है। तो ये न्यूज मैं इसलिए लेकर के आया हूं ताकि इसके बारे में आप दोस्तों सबको बता सके। अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल, इसके द्वारा क्या होगा, आपको यानी कि आपके घर घर पे अनाज की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, आप गरीब अगर व्यक्ति है तो आपके पास अनाज की पूर्ति की जाएगी, आपूर्ति करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर इसके द्वारा है, जो कि अन्नपूर्णा ऐप के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। अन्नपूर्णा ऐप मित्र पोर्टल लॉन्च आप कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से आप जाइएगा अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल और कीजिएगा, इस पे प्ले स्टोर पर ढूंढिएगा, मिलेगा आपको, और उसके द्वारा जा करके उसके सारे चीज़ों को आप समझ सकते हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कई बातें सुनने को आई हैं कि कई लोग जो हैं, जैसे कई राशन वाले लोग हैं जो कि सरकारी राशन विक्रेता जो होते हैं, जहाँ से सरकारी राशन हमें मिलता है, तो वहाँ पे जो होते हैं ना कोटेदार लोग, क्या करते हैं कि यहाँ पर जितना राशन आता है ना, राशन आने को तो आता है, लेकिन ये लोग कुछ राशन उसमें से हड़प लेते हैं, खा जाते हैं राशन कुछ। और क्या करते हैं यहाँ पर, अभी इस बार जो आया ना तो सरकार के द्वारा यह था कि फ्री में सबको अनाज दिया जाएगा, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, उनसे पैसा ले रहे थे, उनसे पैसा ले रहे थे। जब आप देखिएगा इस समय अनाज फ्री में मिल रहा है दोस्तों, आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, चाहे व्हाइट कार्ड वाले हो चाहे रेड कार्ड वाले हो। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं भी कोई भी कोटेदार या पैसा लेते हुए पाया गया तो तुरंत आप इसका सूचना पुलिस को दीजिएगा, और पुलिस को दे करके अगर नहीं हो पाता तो एक एप्लीकेशन लिखिएगा अपने डीएम के पास, और उस पर आप इसकी सूचना दे सकते हैं, तब उनका वह चीज़ कोटेदारी रद्द भी कर दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आईओपी इफेक्ट आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, थूकना मत। अब आज से थूकने के लिए बच करके रहना। नया एक कानून लाया गया, किसके तहत? 51B की तहत। यहाँ पर धारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 51B लाया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B की तहत क्या किया गया है कि थूकने पर अगर थूकते हुए आप पाए गए तो 1 साल की कैद
1 साल की कैद और प्लस जुर्माना दोनों भरना पड़ेगा भैया। अगर आपके पास बढ़ा हो जुर्माना देने के लिए तो आप थूक सकते हैं गुटखा खा करके, और आप क्या कर सकते हैं, आप जेल में जाने का मन हो तो 1 साल तक आप जेल भी जा सकते हैं आराम से। तो थूक दीजिएगा कहीं पर भी। तो इसके द्वारा क्या होगा कि थूकना मना कर दिया गया है दोस्तों। कहीं पर भी अगर थूकते हुए पाएगा, गुटखा खाकर थूकते हुए पाएगा तो और बढ़िया से भून के जाएंगे, ठीक है, बढ़िया से पिटाई होगी आपकी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको थूकिएगा तो इधर उधर ध्यान से, कहीं कोई देख ना जाए, ठीक है फ्रेंड। हालांकि थूकना गलत बात है। क्यों थूकने के लिए मना किया गया आपको बता दें हम, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि कोरोना बीमारी इस समय चल रही है, आप जान ही रहे हैं। कोरोना वायरस का नाम क्या है, सार्स कोव 2 नाम है। क्या नाम है, सार्स कोव 2। आपको बता दें इस वायरस का लक्षण क्या है, ये हमारे थूक में जो हमारा पिच होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें वो मिला हुआ रहता है। अगर आप थूकेंगे तो वहां पर वो फैल जाएगा, और किसी के संपर्क में आया तो वह वायरस क्या हो जाएगा, उसको भी पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा, इसलिए थूकने पर रोक लगा दिया गया है ताकि ये चीज फैले कम। आपको पता ही होगा कि कोरोना जो है ना वह हमारे खांसने छींकने से ही फैल रहा है। तो जब खांसने छींकने से कोरोना फैल सकता है तो थूकने से तो और ज्यादा फैलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस चीज पर आप अमल करेंगे और थूकना थोड़ा बंद करेंगे। थूकिए भी तो ऐसी जगह थूकिए जहां पर लोगों की पहुंच ना हो, ठीक। आज का ट्रिक क्या था दोस्तों, श्वसन से संबंधित बीमारी का ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पानी में कूद बेटी, पानी में कूद बेटी। पा से प्लेग, नी से निमोनिया, कू से कुकर खांसी, द से दमा, और बे से ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है। एक बीमारी और इसमें जोड़ सकते हैं क्या, कोरोना। कोरोना भी किससे है, श्वसन रोग से संबंधित है। कोरोना को भी इसमें क्या करिएगा आप जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये चीज, ये फैक्ट था, ये था आज का न्यूज, और ये न्यूज का डीपली डिस्कशन था। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आ रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए दोस्तों। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, कम से कम इसका तो ध्यान दो। मेहनत करके एक एक फैक्ट को मैं इकट्ठा करता हूँ, तब आपके पास लाता हूँ। 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं एक सेशन को बनाने में, क्रिएट करने में दोस्तों। तो उसका थोड़ा सा लाभ तो हमें मिलना चाहिए ना। तो इसलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना चीज़ें कर ला रहा हूँ आपके लिए फैक्ट, और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने अच्छे से। तो आप कोशिश यही करेंगे कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों के पास शेयर करेंगे ना, तो अब मैं जानता हूँ उनको पसंद जरूर आ सकता है। कोशिश मैं कर ही रहा हूँ कि सबको पसंद आए। अगर नहीं भी आता है, अगर आपको पसंद, अगर कोई कमी दिखती है इसमें, तो प्लीज़ कमेंट में तुरंत लिख करके भेजिए मेरे पास, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यह है व्हाट्सअप नंबर हमारा जो, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी करके आप बता सकते हैं हमको कि क्या कमी है वीडियो में, क्या चीज़ यहाँ पर और एडिट करना चाहिए। मैं वो चीज़ करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल के सेशन में।